नमस्कार दोस्तों। आप लोग आज कई दिनों से जो सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ईबीएस के लिए चूँकि एग्ज़ाम करीब आ गया और संभावना भी है कि हो जाएगा अपने तय समय पे। तो कई बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर ईबीएस के लिए पढ़ा दिया जाए कुछ। तो आज से हम लोग एक तो अपना जो पॉलिटी इतिहास जो चल रहा है और ज्योग्राफी भी जो लालचंद सर पढ़ा रहे हैं वो तो चल ही रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन आज से थोड़ा सा उसी सीटेट के एग्ज़ाम को और टेट के एग्ज़ाम को बेस करते हुए केवल थोड़ा थोड़ा सा ईबीएस हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो पाए, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसमें। देखिए इसलिए जो केवल सीटेट और टेट के लिए है, ये मतलब उसको बेस करके ये वीडियो जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है। इसमें कई सारे सीरीज आएंगे हम लोग के पास, पूरा ईबीएस कवर करवाएंगे इसमें, जो सीटेट और टेट दोनों में आया ऐसा। देखिए आज पहला जो टॉपिक शुरू करेंगे, देखिए इसको बस केवल एग्जाम के प्रिपेयर से पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब बी से शुरू हुआ, किनारे शुरू हुआ, क्या नहीं, बस केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे टॉपिक केवल पढ़ाए जाएंगे जहां से क्वेश्चन सीटेट और टेट में आते हों, वही। बाकी और ज्योग्राफी इसमें कवर नहीं की जा रही। बाकी जो ज्योग्राफी चल रहा है परमानेंट हिसाब से चल रहा है, बाद में फिर चलेगा दोबारा वो, ठीक। देखिए पहला आज हम लोग शुरू करेंगे इसमें वायुमंडल से। देखिए दोस्तों, वायुमंडल अगर आप टेट का पेपर सॉल्व करते होंगे तो वायुमंडल आप देखते होंगे कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वायुमंडल से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे वायुमंडल से ही शुरू करेंगे। पहला तो यही क्वेश्चन आता है। देखिए पीछे भी हम बता चुके आपको कि कोई भी चीज़, कोई भी विषय पढ़ना हो तो पहले तो कुछ भी पढ़ना तो टॉपिक तो पहले तो जानना चाहिए कि टॉपिक है क्या, क्या उसमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहला तो ये वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ जहाँ पे हम लोग पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ ये गैसीय आवरण पाया जाता है। यानी गैस का आवरण मतलब कवर होता है, पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वायुमंडल। इसका जो निर्माण है वायुमंडल का, वो गैस, धूल कण और जल वाष्प से हुआ है। इन तीन चीजों से बना हुआ है। किसे किसे, गैस, धूल कण और जल वाष्प से बना हुआ है। तो अगर जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं कि वायुमंडल, इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। तो ऐसे कह लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल का निर्माण गैस, धूलकण और जलवाष्प से हुआ है। या ऐसे कह लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने या ऐसे कह लीजिए पृथ्वी के चारों तरफ गैस, धूलकण और जलवाष्प के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। दोनों सही है, चाहे आप कहिए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, समान पर किताबों में यही मिलता है। लेकिन फिर आपसे वहां एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किन किन तत्वों से मिला करके वायुमंडल बना है। तो इन तीन तत्वों से, गैस, धूलकण और जलवाष्प से मिला करके बना हुआ है। या दूसरी भाषा में हम कहें तो पृथ्वी के चारों तरफ गैस, धूलकण और जलवाष्प के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ बच जाते हैं किन किन चीजों से बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इस वायुमंडल की, यानी जो वायुमंडल है, अपने पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई है वायुमंडल की, ये अनुमानित ये है 10,000 किलोमीटर। कितना है, 10,000 किलोमीटर। यानी ये पृथ्वी है आपकी और ये है आपका वायुमंडल। यहां से यहां तक का ये जो दूरी है, ये अनुमानित है, यह है 10,000 किलोमीटर। एक बात और ध्यान रखेंगे, वायुमंडल की ऊंचाई
ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार, या ऐसे कह लें गर्मी और ठंडी यानी शीतकाल में, ग्रीष्मकाल और शीतकाल में इनकी ऊंचाई जो होती है वो बढ़ती घटती रहती है। शीतकाल में कम हो जाती है, ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है। लेकिन जो अनुमानित औसत ऊंचाई होती है वो होती है 10,000 किलोमीटर। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल, देखिए अब ये गैस है, धूलकण है, जलवाष्प है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, तो ये स्वतंत्र है, उड़ जाना चाहिए इसको, यानी रुकना नहीं चाहिए। तो एक प्रश्न ये भी आता है किस कारण से ये पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। तो टिकने का जो इसका कारण है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ये क्या किया हुआ है, पृथ्वी के साथ में टिका हुआ है। ठीक, अब देखिए 4-5 क्वेश्चन है। पहला, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। निर्माण किससे हुआ है? गैस, धूलकण और जलवाष्प से हुआ है। अनुमानित ऊंचाई 10,000 किलोमीटर। किस कारण पृथ्वी के साथ टिका हुआ? तो किस कारण टिका हुआ? गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण क्या है, पृथ्वी के साथ जो है ये टिका हुआ है। देखिए जो वायुमंडल है इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, या ऐसे पूछा जाता है वायुमंडल ना होता तो जीवन ना होता, क्यों? दूसरे भाषा में कह लें तो वायुमंडल के कार्य। देखिए अगर आप पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, तो आप इतना ध्यान आप हमेशा रखें कि जो वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है पेपर में प्रश्न आने का, वो थोड़ा सा सीधा नहीं देता है, थोड़ा सा घुमा, उत्तर वही होता है, आंसर जो देना आपको वही देना है। लेकिन अगर प्रश्न आपके समझ में आ गया तो उत्तर समझने में आपको समय नहीं लगने वाला है। तो इसमें से जो पूछता है कि देखिए 2 प्रकार, एक तो ऐसे बनता है कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के कार्य हैं या कौन वायुमंडल के कार्य नहीं है, या तो इस तरीके से पूछ लेता है कि वायुमंडल ना होता तो जीवन ना होता। अब आपको उसी कार्य को बताना है, यानी वायुमंडल किन किन रूपों में पृथ्वी या वायुमंडल पृथ्वी के रक्षा कवच की तरह काम करता है, कैसे। ठीक, तो यहां पे जो वायुमंडल है हमारा, ये पृथ्वी के रक्षा कवच की तरह काम करता है। रक्षा कवच का मतलब ये होता है कि ये जो हानिकारक तत्व हैं उनको हम तक आने से रोकता है, और जो लाभदायक तत्व हम लोगों तक पहुंचे। अभी देखते हैं क्या रोकता है, क्या आने देता है। या रक्षा कवच आप देख लीजिए, आप रामायण वगैरह देखे होंगे, आप देखिए जब वहाँ तीर उर से लड़ाई होती है तो एक राम जी के चारों तरफ कभी कभी एक घेरा सा बन जाता है, तो क्या करता है वो आकर के उसको तीर को उनके पास तक पहुँचने नहीं देता। यही क्या है, रक्षा कवच है। रक्षा कवच समय समय बदलता रहा, उस समय तीर से लड़ाई हुई तो उस तरह, आज जो है बुलेट से लड़ाई हो रही है तो आज दूसरी तरीके चीज़ें आती हैं। पृथ्वी इसी तरह वायुमंडल भी है, पृथ्वी का एक अच्छा कवच है, उसका नाम क्या है, वायुमंडल। अब देखना यह है कि वायुमंडल किन किन रूपों में पृथ्वी की रक्षा करता है। तो देखिए पहला काम ये करता है, यानी वायुमंडल का जो फर्स्ट काम है वो ये करता है कि ये तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक, अब तापमान को नियंत्रित करने का मतलब यह है, अगर आप देखिए पृथ्वी जो है अपनी, ये जो दिन में यानी 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा तापमान मिलता है वो मिलता है 2 से 4 बजे के मध्य में, पीएम होता है। और पृथ्वी जो सबसे ज्यादा ठंडी होती है, यानी पृथ्वी पे सबसे कम तापमान जो मिलता है वो रात में मिलता है 4 से 5 बजे के मध्य में, यानी सुबह के टाइम। यानी इस समय अधिक तापमान और इस समय कम तापमान प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म कब होती है 24 घंटे में, तो दिन में 2 से 4 बजे के मध्य में। पृथ्वी सबसे ज्यादा ठंडी कब होती है, तो रात को यानी सुबह के टाइम 4 से 5 बजे के मध्य में। लेकिन बात यह आता है यहाँ पे कि
क्यों सबसे ज़्यादा 2 से 4 बजे के मध्य में गर्म होती है, या सबसे ज़्यादा जो ठंडी होती है क्यों 4 से 5 बजे के मध्य में ठंडी होती है? तो इसका उत्तर है वायुमंडल। वायुमंडल की एक विशेषता है कि ये पृथ्वी, जब पृथ्वी के, ये आपकी पृथ्वी है, ये है आपका वायुमंडल, और ये है आपका सन यानी सूर्य। जब सूर्य से तरंगे निकलती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता है, यानी पृथ्वी तक आता है, तो ये दोस्तों होता है लघु तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में? लघु तरंग के रूप में। तो वायुमंडल क्या करती हैं? इसे आने देती हैं। यानी जब ये तरंगे लघु तरंगों के रूप में आती हैं तो वायुमंडल क्या करती हैं? इसको आने देती हैं, उसको नहीं रोकती। लेकिन जब पृथ्वी इनका फिर से विकिरण करती है तो ये करती है किस तरंग के रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। और जब दीर्घ तरंग के रूप में इनका विकिरण करती है तो वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें, अभी हम लोग आगे ग्रीन हाउस का पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को पृथ्वी पे आने देती हैं और पृथ्वी से विकिरण होने वाली दीर्घ तरंगों को वापस जाने नहीं देती, उनको अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म करती हैं। जैसे कि आपका कंबल आपको कहीं से अतिरिक्त गर्मी नहीं देता है, वो करता क्या है कि आपके जो शरीर से जो ऊर्जा का उत्सर्जन, तापमान का उत्सर्जन हो रहा है, उसी को बाहर जाने नहीं देता, और जिससे आपके उस पूरे एरिया जो होता है, यानी कंबल के अंदर वाला क्षेत्र पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये भी उसी तरीके से काम करता है कि जब सूर्य से लघु तरंगे आती हैं तो वायुमंडल इन्हें आने देता है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगों को इन्हें वापस जाने नहीं देता, जिससे वायुमंडल गर्म करता है। और चूंकि ये ग्रीन हाउस गैसें हमें वायुमंडल ही प्रदान करता है या वायुमंडल में ही मिलते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि वायुमंडल तापमान को नियंत्रित करता है। यानी ना जल्दी से गर्म होने देता है और ना ही जल्दी से ठंडा। अब देखिए एक ग्रह है बुध, मरकरी, नाम सुने होंगे आप लोग। मरकरी पे वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है कि दिन में वो खूब गर्म हो जाता है और रात में क्या हो जाता है? ठंडा, जिस कारण वहां दैनिक तापांतर जो होता है वो ज्यादा मिलता है। और पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है अचानक से, और ना अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। और इस तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? वायुमंडल। तो पहला काम हो गया क्या? तापमान को नियंत्रित करना। ठीक, इसके बाद क्या है? दूसरा काम है, दूसरा काम है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड से पृथ्वी की रक्षा करना। ठीक, खगोलीय पिंड, तो पहले तो देखिए एक शब्द इसमें है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का मतलब होता है कि जो अंतरिक्ष में खगोलीय यानी चट्टानी टुकड़े जो होती हैं, जैसे अपने यहाँ आप देखिए पृथ्वी पे तमाम सारे हम लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ इसी तरीके से खगोलीय पिंड यानी चट्टानी टुकड़े अंतरिक्ष में क्या होती हैं कि वो आती जाती रहती हैं। कुछ नियमित हैं, कुछ अनियमित हैं। कुछ नियमित का मतलब क्या होता है कि कुछ का मार्ग तय है, जैसे ग्रह, उपग्रह, इन सब का क्या है? उल्का पिंड नहीं, क्षुद्र ग्रह, इन सब का क्या है कि मार्ग तय है। तो ये निश्चित समय में निश्चित मार्ग पे चलती रहती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका मार्ग नहीं है, जैसे धूमकेतु, उल्का पिंड, ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं, इनका ना मार्ग तय है और ना ही समय निश्चित है कहाँ किस समय ये पहुंचेंगी। तो जितने भी चट्टाने टुकड़े अंतरिक्ष में पाई जाती हैं उन्हीं को कहा जाता है खगोलीय पिंड। ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में घूमती रहती हैं, और इनके कुछ तो ऐसे हैं जिनका कोई ना मार्ग है ना ही निश्चित समय कहीं आने जाने का, तो ये घुमंतु टाइप के होते हैं, जिनके मार्ग में जो आया वहां चले जाते हैं ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, निश्चित नहीं है। तो ये कभी कभी क्या करते हैं कि घूमते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से आके टकराती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल की एक विशेषता है, किसी भी वस्तु को
पृथ्वी के वायुमंडल में अंदर आने के लिए या अंदर से बाहर जाने के लिए न्यूनतम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होनी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं पलायन वेग। ठीक, पलायन वेग वह न्यूनतम गति होती है जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा सकती है या बाहर से अंदर आ सकती है। तो पहला तो यही है कि अगर किसी पिंड की यानी खगोलीय पिंड की गति इससे कम है तो इसके अंदर आने ही नहीं देगा, बाहर ही उन्हें रोक देगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जिनकी गति इससे ज़्यादा होती है या इतनी होती है, तो जिनकी गति इससे ज़्यादा या इतनी है वो आ जाएंगे वायुमंडल में। लेकिन जब वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के साथ उन्हें घर्षण करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने जेब में हाथ डालिए या अपने बैग में हाथ डालिए और बैग से कुछ निकालिए या जेब से कुछ निकालिए, तो क्या होगा, आपका हाथ उस बैग या आपके जेब से घर्षण करेगा। ठीक, और जब घर्षण करेगा तो कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करेगा, कम या ज़्यादा वो अलग की बात है, लेकिन नियंत्रित करेगा। उसी प्रकार जब खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये घर्षण करके नष्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। और ये पृथ्वी पे नहीं आती, उल्का पिंड फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा जब पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी। लेकिन अब इतना समझ लीजिए, इन्हीं को कहते हैं उल्का पिंड। और ये जल करके नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने के कारण क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती। अगर ये आती तो पृथ्वी पर भूकंप भी आ सकता था। भाई ये बड़ी बड़े होते हैं, जहां पे गिरता पृथ्वी हिल जाती है और पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहा जाता है, तो नुकसान हो सकता था। तो दूसरा काम क्या हो गया, खगोलीय पिंड से पृथ्वी की रक्षा। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम इसका यह है जीवनदायी गैस प्रदान करना। जीवनदायी गैस प्रदान करना। जीवनदायी गैस प्रदान करने का मतलब है कि आप देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, ओजोन, सब गैसों का अपना कोई ना कोई कार्य। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरली हम लोग कहते हैं बहुत खराब है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो पौधे नहीं होते, पौधे ना होता तो उत्पादक नहीं होते, उत्पादक नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते, क्योंकि हम तो परजीवी हैं, उपभोक्ता हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक, तो हर गैसों का अपना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे श्वसन क्रिया में काम आता है। ओजोन है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे नहीं है। नाइट्रोजन आग को पतला करता है, पौधों के भोजन के रूप में ही होता है। तो सभी गैसों का अपना कार्य है। अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि इस गैस का क्या काम है। लेकिन ये जो भी गैस है, ये मानव जीवन में या जीवों के जीवन में, कोई भी जीव हो या पेड़ पौधों के जीवन में, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट क्या है, ये इन्वॉल्व है और फायदेमंद है। लेकिन जब इनकी संख्या इनके औसत एवरेज से कम या ज़्यादा हो जाती हैं तो हमें नुकसान करती हैं, ये जिनको हम लोग वायु पोल्यूशन में शामिल कर देते हैं। ठीक, लेकिन ये जो गैसें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, वायुमंडल से मिलती हैं। इसी वायुमंडल में ही मौसम परिवर्तन होते हैं, या कह लें मौसमिक घटनाएं होती हैं। मौसमिक घटना होती है। मौसमिक घटने का मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन, वर्षा, कोहरा, कुहासा, ये सब चीजें होती है, कहाँ पे होती हैं, वायुमंडल में ही होती हैं। और ये कहीं ना कहीं क्या होती हैं, हमारे लिए उपयोगी होती हैं। ठीक, भाई वर्षा ना हो तो हमारे लिए दिक्कत है, तापमान ज्यादा हो तो दिक्कत है, कम हो तो दिक्कत है, क्योंकि औसत एक होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि ये वायुमंडल के कार्य हैं, और इन कार्यों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होता है कि सभी जीवों के जीवन में उपयोगी होती हैं। चाहे वो तापमान को नियंत्रित करना, चाहे वो खगोलीय पिंडों से पृथ्वी की रक्षा करना, जीवनदायी गैसें प्रदान करना, या मौसमिक घटनाएं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर यहां पर दोस्तों जो अभी पीछे हमने आपको बताया था कि वायुमंडल का निर्माण 3 चीजों से हुआ है, 3 वस्तुओं से मिला के बना है। क्या क्या, एक है आपका धूल कण, एक क्या है, धूल कण, एक था आपका जलवाष्प, और एक था आपका जो है गैस। यानी इसको अगर इसके एक ग्राफ में बना लें तो एक क्या है आपका धूल कण, एक है आपका जलवाष्प,
और एक क्या है आपका गैस। इन्हीं तीन चीजों से मिला के बना है आपका वायुमंडल। और इन तीनों चीजों, इन तीनों तत्वों का वायुमंडल में काम है। ये बिना, देखिए प्राकृत में कोई भी वस्तु बिना काम के नहीं है, उनका कोई ना कोई उपयोग है, चाहे वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, लेकिन कोई ना कोई तो उनका उपयोग है। तो ये जो तीन तत्व हैं जिनके मिला के आपको वायुमंडल बना है, ये तीन तत्व का भी काम है और ये कार्य पूछा जाता है आपसे। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या है। देखिए पहला है धूलकण। धूलकण क्या करता है, वायुमंडल में मौजूद है। अभी आप देखिए, कमरे को बंद करिए और एक पतला सा टार्च मारिए तो आप देखेंगे छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए आपको नजर आते हैं। ये हैं वायुमंडल में। धूल कण करते क्या हैं, दो रूप में काम करते हैं। एक ही क्या करते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आता है तो धूल के कण क्या करते हैं, उनका प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, और प्रकीर्णन करने के कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देने लगता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष का वास्तविक रंग कैसा है, तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष का वास्तविक रंग जो है वो काला है। फिर पूछा जाता नीला क्यों दिखाई देता है, तो धूल कण के द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल का जो रंग है या अंतरिक्ष का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इनका पहला काम क्या हो गया, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करना। और इसका परिणाम क्या होता है, प्रकीर्णन का परिणाम यह होता है कि वायुमंडल का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, दूसरा आप देखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्योदय होता है यानी सब सूर्य उगता है और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य के चारों तरफ एक प्रभा मंडल यानी लाल वाला जो छेद दिखाई देता है उसको प्रभा मंडल कहा जाता है। और वो किसके कारण दिखाई देता है, इसी सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इसका पहला काम ये हो गया, प्रकीर्णन से जो पहला काम है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है सूर्य के किनारे प्रभा मंडल। दो काम हो गए, किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक काम और इसका है धूल कण का, वो ये कि देखिए जब संघनन होता है, संघनन मतलब जब जलवाष्प जल में बदलता है यानी वर्षा, तो जब संघनन होता है चाहे वो पाला हो, कोहरा हो, कुहासा हो, हिमपात हो या वर्षा हो, जब इनका यानी जब जलवाष्प जल में बदलता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए संघनन तभी होगा जब जलवाष्प संतृप्त होगा। संतृप्त मतलब जब किसी वायु में, अभी आगे हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, तो जब वो वायु में यानी वायु सैचुरेट होती है, बिंद जो होती है सैचुरेट होती है। सैचुरेट बिंद किसे कहते हैं, जब किसी वायु में देखिए जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए। देखिए हर हवा की यानी बिंद की जलवाष्प ग्रहण करने की एक क्षमता होती है और जब उस क्षमता के बराबर उसमें जलवाष्प आ जाता है तो उसे कहते हैं संतृप्त वायु। जैसे हर मनुष्य की वजन उठाने की एक क्षमता होती है और जब उस वजन उठाने की क्षमता के बराबर उसमें, मान लीजिए मेरी वजन उठाने की क्षमता 50 किलो है और मैंने 50 किलो वजन उठा लिया, तो हम कह देंगे भैया ऐसा है अब मेरी जितनी वजन उठाने की कैपेसिटी थी मैंने उठा लिया, तो मैं क्या अब संतृप्त हो चुका है, सैचुरेट हो चुका हूं, इससे ज्यादा मैं वजन को नहीं उठा सकता। उसी प्रकार प्रत्येक हवा में जलवाष्प ग्रहण करने की एक क्षमता होती है, जब उस क्षमता के बराबर उसमें जलवाष्प आ जाता है तो उसे कहते हैं सैचुरेट बिंद या संतृप्त वायु। और जब कोई वायु संतृप्त होती है तभी उसका संघनन होगा। संघनन यानी जलवाष्प जल में बदलेगा, लेकिन संघनन होने के लिए एक माध्यम होना चाहिए। माध्यम का मतलब कि कोई ना कुछ ना कोई कण होना चाहिए या कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके किनारे लग करके उसका संघनन हो। इसका आप देख सकते हैं फ्रिज।
फ्रिज में अगर आप देखिए जो बॉटल या वस्तुएं फ्रिज के अंदर रखी हुई होती हैं, जब तक वो अंदर रहती हैं, जब तक उसमें किसी प्रकार का, यानी वो ठंडी भले होती हैं लेकिन उनके किनारे पानी की बूंदें आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे आप फ्रिज का डोर खोलते हैं, हवा अंदर गया, हवा जब अंदर गया तो बॉटल या फ्रिज की दीवार या फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं से टकराया, तापमान गिरा, हवा संतृप्त हो गया। और संतृप्त होने के बाद क्या होता है कि उसी बॉटल के किनारे किनारे या फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं किनारे या फ्रिज के दीवारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं लटकती हुई नजर आती हैं। तो किसी भी वायु के को संतृप्त होने के लिए माध्यम होना चाहिए और उसी माध्यम को कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। और ये वायुमंडल में जलवाष्प को संग्रहित होने के लिए ये आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं कौन? धूल के कण। इसीलिए इनको आर्द्रताग्राही नाभिक के नाम से जाना जाता है। आर्द्रताग्राही नाभिक। यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो ये पूछा जाता है कि दो प्रकार से, पहला वायुमंडल में जलवाष्प को संघनित होने के लिए माध्यम कौन उपलब्ध करवाता है? तो धूल के कण उपलब्ध करवाते हैं। फिर ये पूछा जाता है कि आर्द्रताग्राही नाभिक किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसके किनारे जलवाष्प का संघनन होता है उसे कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। तीसरा बनाना चाहे तो बन जाएगा कि वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक का काम कौन करता है? तो कौन करता है? धूल के। देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। पहला कि धूल के कण, यानी वायुमंडल में जलवाष्प को संघनन होने के लिए माध्यम कौन उपलब्ध करवाता है? तो कौन उपलब्ध करवाता है? धूल के कण उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा, जलवाष्प जिन वस्तु के किनारे लग करके संघनित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य कौन करता है वायुमंडल में? तो कौन करता है? धूल के कण। ठीक। अंतरिक्ष का रंग कैसा है? तो वायुमंडल या अंतरिक्ष का रंग वास्तविक रंग कैसा है? तो कैसा है? हमने पीछे बताया काला है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के चारों तरफ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रभा मंडल क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये किसका काम हो गया? धूल के कण का काम हो गया। दूसरा क्या है? जलवाष्प। देखिए जलवाष्प वायुमंडल में, समस्त वायुमंडल में जिन 3 चीजों का योगदान है निर्माण में, उनमें जो जलवाष्प का योगदान है वो कितना है? 5% है। यानी पूरे वायुमंडल में अगर हम ये कह लें कि व्हाइट बोर्ड है और ये व्हाइट बोर्ड 10 चीजों से मिला के बना हुआ है, जिसमें प्लाई है, ये एल्युमिनियम की पट्टी है, कीला होगा, मोटी प्लाई होगी, सरमाइका होगा, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। और इन 10 चीजों में भाई मिला के तो इतने से बना हुआ है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस एल्युमिनियम के पट्टी का योगदान कितना है इस व्हाइट बोर्ड के निर्माण में, तो हमें निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार ये भी है कि भाई पूरा वायुमंडल आपका जलवाष्प, धूलकण और गैस से मिला के बना हुआ है, लेकिन इन सभी में जलवाष्प का जो योगदान है वो कितना है? 5% है, 5% है। और इस 5% का 90% भाग केवल सतह से लेकर के 8 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसलिए क्योंकि जलवाष्प भारी होता है और वायुमंडल में भारी गैसें नीचे होती हैं, हल्की गैसें ऊपर होती। कोई भी वस्तु, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई वस्तु भारी है तो नीचे होगी, हल्की है तो ऊपर होगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला, वायुमंडल के निर्माण में जलवाष्प का योगदान कितना है? 5% है। दूसरा, इसका मैक्सिमम भाग कितना है? तो इसका करीब 90%। किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन औसत मान लीजिए 90% भाग सतह से लेकर केवल 8 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और यही कारण है कि वायुमंडल में वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा सब जो होती है वो नीचे के परतों से होती है। अब बात यह आता है कार्य क्या है जलवाष्प का? तो जलवाष्प के 2 काम हैं। एक, इसके कारण ही, जलवाष्प के कारण ही वायुमंडल, जैसे अभी पता था वायुमंडल का कार्य है मौसमिक परिवर्तन या मौसमिक घटनाएं, तो जो मौसमिक घटनाएं होती हैं इसी जलवाष्प के कारण होती हैं। तो इसमें इसके कारण कौन सी घटना होती है?
मौसमी घटना होती है। मौसमी घटना का सेंस ये है कि वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा, हिमपात, ये सब चीजें जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं? जलवाष्प के कारण। तो कार्य नंबर 1 हो गया। कार्य नंबर 2 क्या है इसका? कार्य नंबर 2 ये है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस पीछे बताया, अभी ग्रीन हाउस गैस हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि ग्रीन हाउस गैस अभी पीछे ही हमने आपको बताया है कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो वायुमंडल से आने वाली सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आने देती हैं और पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंगों को वापस जाने नहीं देती, और इसी को कहा जाता है क्या? ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो जलवाष्प है आपका, ये भी एक क्या है? टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। तो 2 काम हो गए, एक मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है, नहीं यानी इसके कारण वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा होता है, और एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है, यानी सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आने देता है, पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगों को वापस जाने नहीं देता। एक क्वेश्चन यहां डायरेक्ट पूछा जाता है कि मरुस्थलों में तापांतर क्यों ज्यादा होता है? दैनिक तापांतर। देखिए, तापांतर कहते हैं, तापांतर कई हिसाब से दैनिक निकाला जाता है, वीकली, मंथली, ईयरली, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने साल का निकालना चाहे, लेकिन जितने का निकालना चाहे उतने से हमें डेली निकालना है। तो आप ये देखेंगे कि 24 घंटे में किसी स्थान पर सबसे ज्यादा तापमान कितना मिला, तो मान लीजिए 50 डिग्री मिला, और फिर देखेंगे सबसे कम कब मिला, 24 घंटे का निकालना है डेली, तो मान लीजिए सबसे कम मिला 30 डिग्री, तो इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे कितना? 20 डिग्री, यानी तापांतर कितना है? 20 डिग्री। यानी जितने का भी आपको निकालना हो, बस एकदम सिंपल है, सबसे ज्यादा सबसे कम दोनों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? तापांतर। तो मरुस्थलों में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दैनिक तापांतर ज्यादा होने का कारण, तो उसका उत्तर यह है क्योंकि मरुस्थलों के वायुमंडल में जलवाष्प की कमी पाई जाती है, और जलवाष्प की कमी है तो यानी तापमान नियंत्रण नहीं हो रहा है। तापमान नियंत्रण यानी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम है, इसीलिए जब दिन में मरुस्थलों का तापमान 50, 51, 52, 55 पहुंच गया डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में क्या हो गया, चूंकि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है तो रात में कभी कभी मरुस्थलों का तापमान माइनस में चला जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि मरुस्थलों में ग्रीन हाउस दैनिक तापांतर ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे जलवाष्प नहीं पाया जाता। 3 क्वेश्चन। पहला, वायुमंडल के निर्माण में जलवाष्प का योगदान कितना %? 5%। सबसे ज्यादा ऊंचाई करीब 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दूसरा, इस कार्य की बात करें तो पहला कार्य मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है, दूसरा काम ग्रीन हाउस गैस है ये। फिर मरुस्थलों में, अभी ऐसे हम लोग आगे गैस पढ़ेंगे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उस क्वेश्चन बना बना के सिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक आपका, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े तो थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए है क्या ये। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है। 2 हो गया, धूलकण हो गए, जलवाष्प हो गए, अब बचा क्या? गैस। यानी गैस का काम क्या है? तो देखिए, गैस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सबसे ज्यादा टेट सीटेड में तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में भी है, टेट में भी है, सीटेड में भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, या किसी गैस का मात्रा दे देगा और पूछ लेगा कि इस गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। एकदम सिंपल है, देखिए बस केवल आपको याद कर लेना है। तो सबसे ज्यादा गैस वायुमंडल में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी है ये? तो दूसरा, ऑक्सीजन। तीसरा, आर्गन। और चौथा जो है कार्बन डाई ऑक्साइड।
केवल इसी चारों बात करते हैं, बाकी और बुरी गैसें नहीं है। नाइट्रोजन कितना है? 76.8%। ठीक। दूसरा ये 20.95% है। आर्गन 0.93% है और ये जो है 0.03% है। ये मात्रा है इनकी। यही पूछा जाता है आपसे कि कितना पाया जाता है। तो नाइट्रोजन 76.8%, ऑक्सीजन 20.95, देखिए कहीं पे 21 दिया होता है लेकिन ये 20.95, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3%। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। एक थोड़ा सा मिस हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये 78.8% है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, पीछे थोड़ा हम गलत बता दिए थे तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है वो 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक। अब वो एक तो ऐसे दे देगा, किसी गैस की मात्रा दे देगा, गैस पूछ लिया, या गैस दे करके मात्रा पूछ लिया, या क्रम लगाने दे देता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ऐसे दे देगा गैस और कह देगा घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो देखिए, अगर घटते क्रम में लगाना हो तो पहला नाइट्रोजन लगेगा, दूसरा ऑक्सीजन लगेगा, तीसरा आर्गन लगेगा, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा फंसाने होता है तो करता क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी में एक चीज और जोड़ देता है, जल वाष्प। ठीक। तो जब अगर कभी क्रम लगाने दिया और बीच जलवाष्प दिया हुआ है तो हमने पीछे बताया है जलवाष्प वायुमंडल में कितना है? 5% है। तो आप उसको लगाएंगे जलवाष्प को कहां? 3 नंबर पे लगाएंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आप ये मत ध्यान में रखिएगा ये जलवाष्प भी गैसीय रूप होता है। लेकिन अगर पूछ लिया, अगर क्रम लगाने दे दिया और जलवाष्प आपके उत्तर में है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद जो लगाएंगे जलवाष्प, फिर आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इतना लगाएंगे। ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। इसके बाद जो इसका एक मिला टॉपिक है जिसको कहते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक। वायुमंडल की संरचना हम लोग कवर करेंगे। ठीक। अब देखिए, इसमें वायुमंडल की जो संरचना कवर करना, इसी वक्त देख लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं, पूरा टॉपिक है। वायुमंडल की संरचना का मतलब है कि वायुमंडल किन किन परतों से बना है, कितनी परतें पाई जाती हैं, सभी परतों की क्या है कि अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पूरा देखना है। देखिए, एक ग्राफ है, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। बहुत इजी है ये, बस केवल आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा, ये जो वायुमंडल की संरचना है वो पूरी की पूरी समझ में आ गई। +10 +20 +30 +40 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80। तापमान 0 10 20 30 40 50 60 70 80 640। ऊंचाई देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ ये तापमान है, टेम्परेचर बता रहा है, और जो इधर लिखा हुआ है ये ऊंचाई बता रहा है, किलोमीटर में लिखा हुआ है। तापमान देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर जाएंगे -+10
20, 30, 40। यानी इसका मतलब है अगर जीरो के इधर गए, आप लोग ग्राफ अगर पढ़े होंगे भी होगा तो आप इस ग्राफ प्रैक्टिकल में करने का आता है। और अगर इधर आएंगे तो -10, -20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। मतलब जीरो के इधर आएंगे तो तापमान घटेगा और इधर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। ये ऊंचाई है 10, 20, 30, 40, 50, 640 किलोमीटर लिखा हुआ, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, यानी जिसमें जीवन है, जिसमें हम लोग हैं, इसे कहते हैं क्या? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा पर, यानी जब आप 0 डिग्री पर जाएंगे, 0 डिग्री से अक्षांश रेखा पर होंगे, तो भूमध्य रेखा पर होती है 16 किलोमीटर। कितनी होती है? 16 किलोमीटर। और जब हम ध्रुवों पर जाएंगे, यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर जाएंगे, चाहे उत्तर और चाहे दक्षिण, तो ये भूमध्य रेखा पर थी 16 किलोमीटर, तो घट के हो जाती है कितनी यहाँ पर? 8 किलोमीटर। यानी इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। दूसरी भाषा में कहें तो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा। कारण होता है इसका, देखिए भूमध्य रेखा पे तापमान ज्यादा होता है, पूरे वर्ष सूर्य सीधा चमकता है तो तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण जो गैसें हो गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसीलिए इसका विस्तार वहाँ पर। और एक कारण और, यहाँ पे संवहनीय हवाएं चलती हैं, यानी हवाएं धरातल के संपर्क में आती हैं, गर्म होती हैं, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हवा हमेशा ऊपर उठती है, जिस कारण भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ऊंचाई ज़्यादा मिलती है, और वहीं इसके विपरीत ध्रुवों पर यानी 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर, चाहे उत्तर और चाहे दक्षिण में, ऊंचाई कम मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान 8 से 10 महीने माइनस में होता है, और जब प्लस भी होता है 1 से 2 महीने के लिए, तो 10 डिग्री प्लस से ऊपर है, यानी दूसरी भाषा में कि तापमान हमेशा कम रहता है। और जब तापमान कम तो धरातल ठंडा, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी, ठंडी हवा भारी, भारी हवा हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। इसीलिए ध्रुवों पर इसका तापमान कम और भूमध्य रेखा पे तापमान इसका ज्यादा मिलता है। देखिए सब क्वेश्चन है, जितना शब्द बोल रहे हैं सब एक ही क्वेश्चन। जैसे वायुमंडल के निचले परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 16। ध्रुवों पर कितनी होती है? 8। औसत कितनी होती है? तो औसत होती है 12 किलोमीटर। कितनी होती है? 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई इसकी होती है। ठीक, फिर आप देखिए क्षोभ मंडल में ही, यानी क्षोभ मंडल जो है आपका, यहीं पर मौसमिक घटनाएं होती हैं। मौसमिक घटना का मतलब होता है वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। यानी क्षोभ मंडल ही जिम्मेदार है किसके लिए? क्षोभ मंडल जिम्मेदार है किसके लिए? मौसम परिवर्तन के लिए। क्यों मौसम परिवर्तन होता है? पीछे बताया जलवाष्प के कारण। क्षोभ मंडल में ही क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जलवाष्प, पीछे वाला जलवाष्प भारी गैस है, और भारी गैस हमेशा नीचे होती है, और जलवाष्प के कारण ही वायुमंडल में मौसमिक घटनाएं होती हैं। इसीलिए मौसम परिवर्तन यानी वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला, वर्षा किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। दूसरा, मौसम परिवर्तन कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प पाया जाता है। ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16, ध्रुवों पर 8 होती। औसत कितनी होती है? 12 होती है। दूसरा, इसमें देखेंगे ये पाई इधर से इधर जा रही है, यानी तापमान क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, घट रहा है। तापमान घटने का कारण है यहाँ पे, देखिए पूरी परतों में कुछ भी हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश ऊपर से नीचे आता है लघु तरंगों के रूप में, तब वो वायुमंडल को गर्म नहीं करता। पृथ्वी जब उनका विकिरण करती है दीर्घ तरंगों के रूप में, तब गर्म करता है। यानी
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आया, आते वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, आता है। लेकिन जब पृथ्वी उनका विकिरण करती है नीचे से अधिक तरंगों के रूप में, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, उनको अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म करती हैं, जिस कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो या ऐसे कह लें वायुमंडल नीचे से ऊपर गर्म होता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि वायुमंडल ऊपर से नीचे गर्म होता है कि नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर गर्म होता है। और क्यों, पीछे बताएं, क्योंकि वायुमंडल सूर्य से आने वाली दीर्घ तरंगों से गर्म ना होकर के पृथ्वी से विकिरण होने वाली सूर्य से आने वाली लघु तरंगों से गर्म ना होकर के पृथ्वी से विकिरण होने वाली दीर्घ तरंगों से गर्म होता है। ठीक, यानी नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटेगा। तापमान घटने का दर क्या है, तो तापमान घटने का दर है 165 मीटर पर क्या 1 डिग्री सेल्सियस। इसी दर से किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस या 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। घटने का कारण हमने बताया कि वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु तरंगों से गर्म ना होकर के पृथ्वी से विकिरण होने वाली दीर्घ तरंगों से गर्म होता है, यानी नीचे से ऊपर गर्म होता है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा। तापमान कम होने की दर क्या है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसी को कहते हैं सामान्य ताप पतन ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है इसको, सामान्य ताप पतन ह्रास दर। कई बार पूछा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या है, दर क्या है इसकी, तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है। फिर एक क्वेश्चन क्षोभ मंडल से पूछता है कि मानव जीवन या जीवन के लिए सबसे उपयोगी परत क्षोभ मंडल, यानी जीवन के लिए जो सबसे उपयोगी परत है वो कौन सी है, हमारी क्षोभ मंडल है। ठीक, फिर इसके ऊपर जाएंगे आप, क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो यहां पे एक परत मिलती है, उसको क्या कहते हैं, समताप मंडल। ठीक, यहां पे एक समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में होता है जिसे कहते हैं क्षोभ सीमा कहते हैं। अब देखिए समताप मंडल में क्या है, ये थोड़ा सा यहां बनने का यहां बनाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये था आपका क्षोभ मंडल और ये ध्यान रखिएगा कि यहां तक ये था क्षोभ मंडल और इसके ऊपर ये जो जा रहा है ये क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल जो है वो देखिए यहाँ पे क्षोभ सीमा है, इसके ऊपर जाएंगे समताप मंडल, तो यहाँ पे जो समताप मंडल है इसका जो ऊंचाई है वो है क्षोभ सीमा के ऊपर, क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा से लेकर के दो भाषा में कह सकते हैं, एक कह सकते हैं क्षोभ सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर तक, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर तक क्या होता है, समताप मंडल का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए समताप मंडल में मौसम परिवर्तन की घटना नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प, भाई यहाँ क्षोभ मंडल में ये जो क्षोभ मंडल है आपका, यहाँ पे मौसम परिवर्तन हो रहा था, क्यों, होने का कारण था क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प पाया जा रहा था। अगर यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प नहीं पाया जाता। यहीं पर समताप मंडल में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, समताप मंडल में 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैसों की सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन तो वैसे 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाया जाता है ओजोन गैस, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो ओजोन की यानी घनत्व है वो है 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है, तो कहां पे पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व ओजोन की ऊंचाई, तो वो है 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य में। अब बात यह आता है कि ओजोन का काम क्या है, तो ओजोन का काम है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों
उसको पृथ्वी पे आने से रोकना, ये काम है इसका। फिर पूछता है कि ओजोन, अगर पराबैंगनी किरणें आ जाती पृथ्वी पे तो क्या होती, तो दो काम होता, एक तो तापमान में वृद्धि हो जाती है और दूसरा त्वचा कैंसर की संख्या जो है वो बढ़ जाती। ये दो प्रभाव होते हैं इसके, ठीक। और जब तापमान में परिवर्तन होता तो जलवायु परिवर्तन होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक। तो ये ओजोन, ये बहुत बार पूछा, ओजोन किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। काम क्या है, तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकना। अगर आती तो क्या होता, तो आती तो क्या होता, तापमान बढ़ जाता जिससे जलवायु परिवर्तन होता। दूसरा, त्वचा कैंसर की संख्या जो है वो बढ़ जाती। सबसे ज्यादा घनत्व तो 20 से 35 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर ये पूछ ले कहां से, अगर ये पूछ ले कि कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 15 से 50 तक पाया, ध्यान में रखिएगा। लेकिन डेंसिटी जो सबसे ज्यादा है वो है 20 से 35 किलोमीटर। बाकी ओजोन अभी हम लोग जब आगे गैस पढ़ेंगे तो ओजोन के बारे में वहां पढ़ेंगे। दूसरा यह है कि इसी ओजोन परत होने के कारण ही समताप मंडल में नीचे से ऊपर जाने पे तापमान में वृद्धि होती है। ध्यान रख, क्योंकि कई किताबों में लिखता है कि इसमें तापमान में वृद्धि नहीं होती, गलत है। तापमान में वृद्धि होती है, कारण है क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस, जो ओजोन गैसों की जो लेयर है, परत है, वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और जो अवशोषित करती है तो अपने आसपास के तापमान में वृद्धि कर देती है, जिस कारण जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे समताप मंडल में तो तापमान बढ़ेगा, ठीक। और इसमें एक चीज और होता है कि ये वायुयान संचालन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सबसे वायुयान संचालन के लिए सबसे उपयुक्त परत होता है कौन, ओजोन, समताप मंडल। आपसे कई बार पूछा कि वायुयान संचालन के लिए सबसे उपयुक्त परत तो समताप मंडल। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में आ गया कि वायुयान संचालन के लिए सबसे उपयुक्त परत या लेयर या वायुमंडल की परत, और ऑप्शन में केवल परतों का नाम ऐसे दिया हुआ है, समताप मंडल का निचला परत, क्षोभ मंडल का ऊपरा परत, ऐसे कुछ दिया हो, तो आप ध्यान रखिएगा समताप सबसे उपयुक्त जो होता है स्थान वो समताप मंडल का निचला और क्षोभ मंडल का ऊपरा, इस बीच में सबसे ज्यादा उपयुक्त रूप से वायुयान संचालन हो सकता। लेकिन केवल परत दे दे, क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल, तो आप निसंदेह करेंगे समताप मंडल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत है, समताप मंडल। विस्तार, तो विस्तार है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर तक। दूसरा, ओजोन गैस कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है। काम क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना या पृथ्वी पे आने से रोकना। अगर आते तो क्या होता, स्किन कैंसर होता, तापमान में वृद्धि हो जाती। वायुयान संचालन के लिए सबसे उपयुक्त परत तो कौन सी है, समताप मंडल। नीचे से ऊपर जाए तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा। कारण, अगर कारण पूछ ले तो क्या, ओजोन गैसों का घनत्व या ओजोन गैसें पाई जाने। इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये जो लेयर है इसको कहा जाता है कौन सा परत, मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के मध्य में। केवल 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। मध्य मंडल है किसके ऊपर, समताप मंडल के ऊपर। कहां से कहां तक, 50 से 80 किलोमीटर तक। इसमें देखिए इधर पाई जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर जाने पे तापमान घटेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक उल्का पिंड होते हैं। पीछे हमने बताया कि जब खगोलीय पिंड वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो घर्षण के कारण प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार या उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो उल्का पिंड का चमक जो हमें दिखाई देती है, एक्चुअली में ये दिखाई देती हमें कहां से कहां तक, 70 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के मध्य में। और आपको ध्यान होगा ये एरिया इसी का है, यानी 50 से 80 किलोमीटर तक यही आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि उल्का पिंड की घटना किस परत में दिखाई देती है, तो कहां दिखाई देती है, मध्य मंडल में दिखाई देती है। नीचे से ऊपर जाने पे तापमान घटता है और कभी कभी घट करके -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी घटता है। तो 3-4 चीजें केवल हैं। समताप मंडल के ऊपर कौन सा परत, मध्य मंडल, विस्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर। क्या है इसमें, तो इसमें नीचे से ऊपर जाने पे तापमान घटता है और उल्का पिंड की घटना जो होती है इसी में हमें दिखाई देती है। इसके ऊपर जब जाएंगे तो एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ताप मंडल। देखिए दोस्तों, ताप मंडल जो है
इसको कहीं कहीं पे आयन मंडल मिलता है। ताप मंडल का नाम जो है कहीं कहीं पे आयन मंडल मिलता है। ठीक, आयन मंडल भी सही है, लेकिन उसको कहने का एक कारण है, अभी उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ताप मंडल का विस्तार है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक, विस्तार यहां तक पाया जाता है, है ना। तो 680 से लेकर 640 तक कौन पाया जाता है? ताप मंडल पाया जाता है। ताप मंडल में सूर्य से आने वाली जो प्रकाश हैं और यहाँ गैसें आयनित होती हैं, और आयनित होने के कारण इसमें नीचे, यानी गैसें यहाँ आयनित होती हैं और आयनित होने के कारण इसमें नीचे से ऊपर जाने पे तापमान बढ़ता है, और इसी गैसों के आयनित होने के कारण इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नीचे से ऊपर जाने पे तापमान बढ़ता है, ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर, गैसें आयनित होती है। पूछा गया है कि तापमंडल में तापमान बढ़ने का कारण, तो क्या है? गैसें आयनित होती हैं, और इसीलिए आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी तापमंडल में एक लेयर पाई जाती है जो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन करती है, और इसीलिए इसे रेडियो परत भी कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछा था कि रेडियो तरंगों का प्रवर्तन कहाँ से होता है, तो तापमंडल से होता है, थर्मोस्फेयर से होता है। ठीक, और पूछा था निम्न में कौन सा परत ना होता तो रेडियो ना होता, तो कौन सा? तापमंडल ना होता तो रेडियो का कॉन्सेप्ट ना होता, या कुछ दूसरी तरीके से होता। फिलहाल क्वेश्चन यह था कि कौन सा परत ना होता तो रेडियो ना होता, तो यही तापमंडल ना होता तो रेडियो ना होता। ठीक, और आयन मंडल कहते हैं। एक घटना होती है, फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, जब सूर्य पड़ रहे होंगे तब, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। एक्चुअली में दोनों ध्रुवों पर दिखाई देने वाली चमक होती है जो सूर्य के निकलने वाली सोलर विंड के कारण होती है। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड जब पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पहुंचती हैं तो वहाँ घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे अरोरा कहते हैं। बाकी जब सूर्य पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे उसको, अब इतना समझ लीजिए, उसे अरोरा कहते हैं। और अरोरा की जो घटना है वो इसी तापमंडल में ही हमें दिखाई देती है। तो कई बार पूछा गया है कि अरोरा की घटना कहाँ दिखाई देती है, तो अरोरा की जो घटना है वो हमें दिखाई देती है कहाँ? ताप मंडल में। 4-5 क्वेश्चन आपके टेट या उसमें पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम लोग दोबारा जब जाकर पे, अभी तो ये सीटेड भी बेसिकली आपके नज़दीक है, तो उसी के देख करके थोड़ा आपके इसी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, जब आएगा टर्म इसका, ये एक सब्जेक्ट के रूप में चलेगा, किसी एग्जाम को उसको फॉलो नहीं करना है, बस वो पढ़ना है हमें उन चीज़ों को, पूरी विस्तृत जानकारी। तो इसको और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे हम लोग। ठीक, तो अभी केवल आपके सीटेड और टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये मध्यमंडल के ऊपर है तापमंडल, विस्तार है 80 से लेकर 640 किलोमीटर, गैसें आयनित होती है इसलिए तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने का इसे आयन मंडल कहते हैं। अरोरा की घटना इसी में दिखाई देती है, यानी दोनों ध्रुवों पर जो प्रकाश दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव पर जो चमक दिखाई देती है सोलर विंड के कारण, उसे अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिखाई देती है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस, और इनकी चमक जो इसी तापमंडल में दिखाई देती है। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन होता है, इसीलिए इसे रेडियो परत के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर जब जाएंगे तापमंडल के ऊपर, तो एक लेयर मिलेगी जिसको कहते हैं बाह्य मंडल। ऊपर दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल का विस्तार अगर हम देखें, देखिए अगर देखने में दिक्कत होगी तो मिटा देते हैं, यहां नीचे से लिखेंगे। ठीक, बाह्य मंडल का जो विस्तार है वो है 640 किलोमीटर से अनंत, यानी अंतरिक्ष तक है। ठीक, यानी सबसे बाहरी भाग होता है कौन? बाह्य मंडल सबसे बाहरी भाग होता है। यहां पर भी गैसें आयनित होती हैं, और गैसें आयनित होने के कारण यहां पर भी तापमान बढ़ता है। यहां से 2 क्वेश्चन, केवल 3 बनते हैं। एक क्या है कि वायुमंडल का सबसे बाहरी परत किसे कहते हैं, या सबसे बाहरी भाग है क्या, तो कौन सा है? बाह्य मंडल। विस्तार 640 से अनंत तक। तापमान बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ता है। बढ़ने का कारण
गैसें आयनित होना, जिसका अर्थ तापमंडल में बढ़ रहा था, उसी तरह यहाँ पे भी बढ़ता है। और जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह, वो इसी मंडल में जो होते हैं वो स्थापित होते हैं। ठीक, तो ये 5 परतें हैं, जिनमें सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर क्या है आपका मध्य मंडल, फिर क्या है आपका तापमंडल। ठीक, 5, और सबसे ऊपरी क्या है वायुमंडल। यानी वायुमंडल सबसे निचली परत किसे कहेंगे, क्षोभ मंडल को, सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ये भी पूछा कितनी परतें होती है, तो 5 परतें होती हैं वायुमंडल में टोटल। ठीक, ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, टेट में तो कई बार पूछा गया है, तो कहाँ पाया जाता है, समतापमंडल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी 20 से 35 किलोमीटर। वायुयान का संचालन समतापमंडल में। जीवन के लिए सबसे उपयोगी गैस परत क्षोभ मंडल, या ऐसे बोले जीवन कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। तापमान घटता कि बढ़ता है, क्षोभ मंडल में घटता है। या वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाए तापमान क्या होगा, घटेगा। घटने की दर क्या है, तो घटने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान क्या होता है, घटता है। और इसी को सामान्य तापपतन ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। उल्कापिंड कहाँ दिखाई देता है, मध्य मंडल में। अरोरा की घटना कहाँ दिखाई देती है, तापमंडल में। रेडियो परत किसे कहते हैं, तापमंडल को। आयन मंडल किसे कहते हैं, तापमंडल। तापमान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, नो डाउट। ठीक, सबसे बाहरी परत क्या है, वायुमंडल है। ठीक, कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलें। कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या सुधार की आवश्यकता है, हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपको चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।